हेलो व्यूअर्स, संधान आईएएस एकेडमी के विशेष प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास में महाजनपद काल के प्रमुख 4 शक्तिशाली राजतंत्रों का उल्लेख करेंगे। ये शक्तिशाली राजतंत्र या आपकी भाषा में इनको महाजनपद कहा जाए, ये ऐसे महाजनपद थे जिन्होंने तत्कालीन राजनीति स्थिति को, जो वहाँ की राजनीतिक स्थिति थी, उसको काफ़ी गहरे तरीके से प्रभावित किया था। आपको बताएं कि अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनपद क्या है। तो जन जहाँ पर पद रखते हैं अर्थात पांव रखते हैं वो जनपद है। ऋग वैदिक काल में या वैदिक ग्रंथों में जन का उल्लेख प्राप्त होता है। जन जहाँ पांव रखे हैं वह जनपद है और इसी जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ है। सबसे पहले 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वह आपके अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। सबसे पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख इसी में प्राप्त होता है। इसके अलावा भगवती सूक्त में प्राप्त होता है। इसके अलावा जन सभा सूक्त में प्राप्त होता है। इसके अलावा आपके महावस्तु में प्राप्त होता है। ये ग्रंथ अन्य हैं जिनमें हम 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त करते हैं। परीक्षा में एक सिंगल क्वेश्चन आया है सीधा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होता है। लेकिन अगर इसके बाद कोडिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं इसमें 1, 2, 2, 3, 4 करके देता है, उसमें आप जन सभा सूक्त का नाम भी याद रखिए, आप भगवती सूक्त का भी नाम याद रखिए, आप महावस्तु का भी नाम याद रखिए और अंत में चुल निर्देश इनका भी नाम याद रखिए। ये आप इन सभी में महाजनपद का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन थोड़े थोड़े अंतरों में, मतलब किसी राज्य में किसी का उल्लेख है, किसी में किसी का उल्लेख नहीं है, तो ये आता है। लेकिन इन पांचों में लगभग जो कि है आपके महाजनपद का उल्लेख प्राप्त होता है। हम तत्कालीन पहले 4 प्रमुख जो राजतंत्र रहे, जो प्रमुख 4 महाशक्तियां रहे, हम उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें कौशल, जिसमें वत्स, जिसमें मगध और जिसमें अवंती। ये 4 महाजनपद ऐसे रहे जिन्होंने तत्कालीन राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। और सबसे पहले हम कौशल का उल्लेख करते हैं। कौशल महाजनपद, आपको बता दें कि जो कौशल महाजनपद है, ये महाजनपद एक तरीके से बुद्ध के समकालीन शासक प्रसेनजित के नाम से प्रसिद्ध है। चूंकि ये महाजनपद है तो हम बुद्ध को ही इसमें कोरिलेट कर चलेंगे। प्रसेनजित, चूंकि अगर हम इसको और प्राचीन स्थिति में लेकर जाएं और पहले लेकर जाएं कौशल को, तो हमें पता होना चाहिए कि सतयुग में कौशल नरेश के रूप में हम इक्ष्वाकु वंशी शासक को मानते हैं, जो इस वंश से संबंधित थे, इस क्षेत्र से संबंधित थे। और ये जो पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य है, इसकी जो सीमा थी वो नेपाल की सीमा तक लगती थी। आज आप इसको कौशल महाजनपद काल में कौशल जो कि है वो प्रसेनजित के नाम से जाना जाता है। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जब मैं गोरखपुर का इतिहास आपको पढ़ाऊंगा, गोरखपुर के क्षेत्र का पूरा इतिहास, और जब उत्तर प्रदेश के विशेष के रूप में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें इसकी चर्चा करूंगा। फिलहाल आप इसको गोरखपुर कौशल क्षेत्र को वर्तमान बुद्ध के साथ आप उसको जोड़ के पढ़िए। तो बुद्ध के समय यहाँ पर ये एक तरीके से शासक प्रसेनजित थे। प्रसेनजित के विषय में कहा जाता था कि वो 5 राजाओं के गुट का नेतृत्व करता था। 5 राजाओं के गुट का नेतृत्व करता था। और चूंकि इसके पास उस समय का सबसे धनाढ्य प्रांत था जिसका नाम था काशी। काशी जो परिक्षेत्र है, जिसे कहा जाता है कि ये भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर स्थित है, और हिंदू धर्म, जैन धर्म से इसका काफ़ी पुराना नाता रहा है। ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपके हिंदू धर्म से संबंधित है, आपके जैन धर्म से संबंधित है।
इसके विषय में आपको बताएं, क्योंकि ये परिक्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान शिव की नगरी काशी विश्वनाथ की नगरी है। तो हम हिंदुज़म के रूप में, हिंदू धर्म के रूप में इसको अच्छे तरीके से जानते और समझते हैं। जैन धर्म आखिर काशी से क्या संबंधित है या वाराणसी से क्या संबंधित, तो आपको बता दें कि जैन 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ के जो पिता अश्वसेन थे वो यहाँ के राजा थे, इनकी माता वामा थी। तो पार्श्वनाथ का संबंध यहाँ से था, वाराणसी काशी से संबंधित था। वरुणा और असी इन दो नामक नदियों के बीच में स्थिति होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ता है। काशी उस समय काफी धनाढ़ प्रांत था, उसकी जो आय थी वह 1 लाख रुपए मानी जाती थी। तो काफी धनाढ़ प्रांत था और यही प्रांत आगे चल के कौशल और मगध इन दोनों के मध्य में झगड़े का कारण बनता है। दूसरा, बौद्ध धर्म से संबंधित इसलिए क्योंकि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले यहाँ पर अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने अपना पहला उपदेश यहाँ दिया था, इसलिए भी ये बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है। और हिंदू धर्म से तो खैर इसको माना ही जाता है। तो काशी उस समय का सबसे ज्यादा राजस्व वाला प्रांत था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किन दो क्षेत्रों के मध्य ये झगड़े का कारण था, तो काशी जो था वो मगध और कौशल इन दोनों के मध्य में झगड़े का कारण था। प्रसेनजित ने भगवान बुद्ध से, चूंकि भगवान बुद्ध से इनका संबंध भी काफी था, एक बार प्रसेनजित ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा बुद्ध से कि भगवान आप भी 80 साल के हो, हम भी 80 साल के हैं, और आप भी इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हैं और हम भी इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हैं। तो प्रसेनजित के समय ही एक प्रमुख डाकू अंगुलीमाल का नाम आता है, जिसको बुद्ध ने लाइन पर लाया था, जिसको बुद्ध ने उसको सदमार्ग पर स्थित किया था। तो इसका भी संबंध हम यहाँ से मानते हैं। प्रसेनजित ने बुद्ध को मल्लिका राम और राजका राम नामक विहार दान में दिया था। साथ ही साथ प्रसेनजित के मंत्रियों का नाम भी परीक्षा में पूछा है। जीआईसी वर्ष 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था, 20 में आया हुआ था कि प्रसेनजित के जो मंत्री हैं वो कौन कौन थे। मैं आपको यहाँ एक चीज और आपको बताऊं कि यदि आप फिर सतही पढ़ाई करना चाहते हैं, जीआईसी एलडी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, और यदि आप इतिहास को सतही ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको कह दूं कि आप अब वो चीजें नहीं हैं। अब इतिहास आपसे विशेषज्ञता मांगता है आपके सब्जेक्ट की। यदि आप अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञ हैं, यदि आपके सब्जेक्ट पर पकड़ है, तभी आप जीआईसी, आने वाले जीडीसी और आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन को हिट कर पाएंगे। क्योंकि उसमें अब विशेषज्ञता, जब उसने राजा प्रसेनजित के मंत्रियों के बारे में पूछ लिया, ये क्वेश्चन आया हुआ, आप 2020 के इतिहास के प्रीलिम्स के पेपर को देख सकते हैं, तो सोचिए वो कितनी विशेषज्ञता से आपसे प्रश्नों की डिमांड कर रहा है, कैसे पूछ रहा है। फिलहाल उसके 3 मंत्री थे, मृगधर, श्रीविद और दीर्घचारण। ये 3 मंत्री थे और ये तीनों ही ऑप्शन में दिया हुआ था। उसके बाद प्रसेनजित ने अपनी बहन महाकोशला देवी का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से किया था। बिंबिसार को उसने 1 लाख आय वाला प्रदेश काशी भी सौंप दिया था। अब यहां पर जब तक बिंबिसार जिंदा था संबंध अच्छे थे, लेकिन फिर हुआ क्या कि बिंबिसार की जब मृत्यु हो जाती है, चूंकि बिंबिसार को कारागार में डालने वाला अजातशत्रु था, और अजातशत्रु एक तरीके से बिंबिसार का हत्यारा ठहरा। बिंबिसार की मृत्यु के बाद काशी प्रदेश कौशल ने छीन लिया और अंत में दोनों के पक्ष मनमुटाव हुआ, युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में अजातशत्रु पराजित होता है और कौशल नरेश प्रसेनजित उसे बंदी बना लेता है। बाद में होता क्या है, बाद में मानमनोवल होता है, राजवंश है, ठीक है, और बाद में प्रसेनजित अपनी पुत्री वजीरा का विवाह वो अजातशत्रु से कर देता और फिर काशी को दहेज में दे देता है। तो ये कहानी चलती है। राजा प्रसेनजित से के संदर्भ में एक
घटना और घटती है कि राजा प्रसेनजीत को एक बार बड़ा शौक चल रहा था कि वो शाक्य कुल में शादी करें। आपको बता दें कि शाक्य ऐसे हैं कुल माने जाते थे जो अपने ही कुल में शादी किया करते थे। तो इनको एक बार शौक चल रहा है कि हम भगवान बुद्ध के वंश में शादी करेंगे, शाक्य कुल में शादी करेंगे। तो शाक्य भी उस समय दम्भी थे, उनको लगा कि एक व्यक्ति को हम अपने कुल में कैसे शादी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने कुल की एक दासी के साथ प्रसेनजीत का विवाह करा दिया। उस दासी का नाम था वास भकतिया। अब शादी के पश्चात इनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था विरूढ़व। और विरूढ़व जो था वह एक तरीके से जब बड़ा हुआ तो अपने जब वो ननिहाल जाता है, यहाँ पर उसके साथ एक तरीके से थोड़ा सा एक ग्लानि भरा उसके साथ व्यवहार होता है। उसे दासी पुत्र समझकर उसे जो कि है प्रवेश नहीं दिया जाता है। बाद में जब उसे सच्चाई पता चलती है विरूढ़व को, तो काफ़ी वो एक तरीके से आग बबूला हो जाता है, क्रोधित होता है और अंत में वो क्या करता है, शाक्य कुल पर आक्रमण करता है। शाक्यों पर वो आक्रमण करता है और उनके पूरे कुल को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। लेकिन लौटते वक्त गोरखपुर के पास की जो नदी है राप्ती नदी, इसे उस समय अचिरावती के नाम से जाना जाता था। एक भयंकर आकाशवाणी हुई, गर्जना के साथ राप्ती नदी में विरूढ़व अपनी पूरी सेना के साथ समा जाता है। तो ये एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा परिचय कौशल नरेश के विषय में है। यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है वो काशी, साथ ही साथ 5 राजाओं के नेतृत्वकर्ता शासक का नाम बताइए। साथ ही साथ ये स्टेटमेंट पूछा है पाली भाषा में कि भगवान आप भी 80 साल के हैं, मैं भी 80 साल का हूँ, आप भी जो कि इक्ष्वाकु वंश के, मैं भी इक्ष्वाकु वंश का हूँ। ये भी प्रश्न आया हुआ है। कौन सा शासक सेना सहित अचरावती में डूब गया, वो कोई और नहीं बल्कि विरूढ़व ही था। तो इस प्रकार जो कि है ये आपका कौशल जो तत्कालीन समय में सबसे शक्तिशाली राजतंत्र था उसके विषय में आपको बताया गया। दूसरा आपका वत्स है, इसकी चर्चा हम अगले टॉपिक पर करेंगे ताकि आपको इन चीजों के बारे में समझ